हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण साइंस जीके क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? त्वरण, वेग, द्रव्यमान, भार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान। जड़त्व की मात्रा कहते हैं, द्रव्यमान को ही हम जड़त्व का रूप कहते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, अर्ग, जूल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग का जो अनुपात है उससे कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन की, तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो बताइएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त होती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चलती हुई बस है और जब अचानक उसमें ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम इसे जो है सही तरीके से व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग, आइसबर्ग का मतलब है बर्फ का टुकड़ा, कोई बर्फ का टुकड़ा समुद्र में तैर रहा है तो उसका कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? आइसबर्ग यानी कि बर्फ की चट्टान है, बर्फ का टुकड़ा है, समुद्र है तो चट्टान ही होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 1/9, 1/10, 1/4, 1/6। तो कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1/10, यानी कि 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, ये बताइएगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षित वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो यहाँ पर यदि आपका ऑप्शन सी है तो आप बिल्कुल सही हैं, घर्षण की कमी के कारण हम सड़कों पर फिसल जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का? तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित बैंकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रवचालित बैंकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल नियम का, टॉरिसेल्ली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर न्यूटन का नियम। तो बताइए, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित बैंकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है
तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध में जो क्रीम निकलती है उसका कारण जो है वो आपको बताना है। तो दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम निकलती है वो किसके कारण अलग हो जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल और घर्षण। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? उसका कारण है अभिकेंद्री बल। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बी सही हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन है ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रेखीय संवेग के या कोणीय संवेग के। तो जेट इंजन की बात करें तो जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही ऑप्शन है रेखीय संवेग के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/6 भाग, 1/4 भाग या 1/8 भाग। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ 1/6, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है तो 1/6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1/6। चलिए नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं जबकि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 36,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होती है। चलिए नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो कारण ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्यानता, सेकंड प्रत्यास्थता, थर्ड पृष्ठ तनाव, फोर्थ गुरुत्व। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो यदि आपका ऑप्शन जो बी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में बी लिखा हुआ है, तो पृष्ठ तनाव आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव पर आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो यहाँ पर बी ऑप्शन ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन ए ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है आपका शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। 3 ऑप्शन में ही आप बताइएगा, चौथा ऑप्शन है ग्रीस, यानी कि ए ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है आपका ग्रीस। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? वह ग्रीस से संबंधित, यानी ग्रीस देश के व्यक्ति थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है ग्रीस देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी का एक गिलास है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब बर्फ पिघलती है तो पानी का जो स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा?
तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो याद रखिएगा, पानी के गिलास में जब कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो और पानी में बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी का जो स्तर है वो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन? बताइएगा किसने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन? तो यदि आपका ऑप्शन ए है तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 89 न्यूटन और 98 न्यूटन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा कि 9.81 हम जहाँ भी जी का मान होता है वो लिखते हैं, तो 9.8 न्यूटन ही सही और करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर, जिसको हम एचपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कितने वाट के बराबर होता है? ये आपको सभी को पता होगा कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन है 435 वाट, 305 वाट, 446 वाट, 976 वाट। तो बताइएगा कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर हमारे पास जब ये यूनिट लिखी जाती है तो यह होता है 746 वाट। तो 746 वाट ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 746 वाट। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं या आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन की बात करें तो यहाँ ब्रह्मगुप्त एक ऐसा नाम है जिन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो यहाँ पर जूल, एम्पियर, ओम, वोल्ट आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऊष्मा का यूनिट यानी कि ऊष्मा का जो मात्रक है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, और जब हमने ऑप्शन में देखा तो जूल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको मिला, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री या 100 डिग्री। तो यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन में -40 डिग्री देखने को मिले तो -40 डिग्री ऐसा तापमान है जहाँ पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो 140 फैरेड, 120 फैरेड, 130 फैरेड और 98 फैरेड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताना है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन की बात करें तो 140 डिग्री फैरेड मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। ठीक है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। जब वह जमने ही वाला हो उसी मोमेंट पर उसके अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, उसी मोमेंट पर झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापमान है जो इस आंसर को सेटिस्फाई करेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। जल, लकड़ी, पारा या चमड़ा। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। तो पारा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो यदि ऑप्शन की बात करें तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संवहन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्यालक पैदा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्यालक पैदा होता है। उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो ऑप्शन अगर बात करें तो भाप ऐसा ऑप्शन होगा जिसके द्वारा सबसे अधिक ज्यालक पैदा होता है। तो भाप आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात करें ऑप्शन की तो किसी भी द्रव के उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यदि कोई लगा रहा है ऊर्जा संरक्षण, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऊर्जा संरक्षण ही यही ऑप्शन आपका सही होगा जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। लोहे के टुकड़े की, स्वर्ण के टुकड़े की, जल की या बेंजीन की। तो ऊष्मा धारिता की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऊष्मा धारिता को आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक ऊष्मा धारिता जल की होती है। इनमें जो है सबसे अधिक ऊष्मा धारिता जल की है। यानी कि अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई दें कि लोहा, स्वर्ण और बेंजीन और जल में सबसे अधिक ऊष्मा धारिता किसकी है, तो आप जल ऑप्शन लगाएंगे। बिना किसी ताप परिवर्तन, ये ताप है, इसको सही कर लीजिएगा। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को दाब में गैस परिवर्तन करने पर, ठीक है, गैस के दाब में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऑप्शन में सही है लेकिन थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन में लिखावट में मिस्टेक हुई है। देखिए सुनिएगा, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को दाब में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा, वाष्पन की, ऊर्ध्वपातन की, संगठन या फिर वाष्पीभवन।
तो यहाँ पर वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन और वाष्पीकरण है। यहाँ पर क्या है, ये वाष्पीकरण है, याद रखिएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, ये वाष्पीकरण है, इसको याद रखिए। देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन और वाष्पीकरण। तो सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यदि आप फर्स्ट ऑप्शन लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, वाष्पन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़ों में पानी रखते हैं जिससे कि वह ठंडा रहे। तो मिट्टी के घड़ों में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, जल शीतल रहता है। तो द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात करें तो मिट्टी के घड़ों में कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके कारण पानी ठंडा रहता है, शीतल रहता है, तो वह है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, वाष्पीकरण। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो शिकार, परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का प्रकीर्णन, विस्पंदों का बनना या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन आपको बताना है। तो शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो वह है प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतिध्वनि का निर्धारण है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण। लगभग 20 डिग्री तापक्रम, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या लोहे में। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो लगभग अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और वह माध्यम हमको बताना है जिसमें ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो वह है लोहा, और लोहा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, सही आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवण, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्रुवण। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये आपको बताना है। तो यदि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परावर्तन ऑप्शन नंबर 3 है। तो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं वो आप गलत हो जाएंगे, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, परावर्तन। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। जब कोई रेलगाड़ी पास आती है तो वो सीटी जब मारती है तो उसकी आवृत्ति या फिर हम बोल सकते हैं कि तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। तो यह घटना किस कारण होती है। बिग बैंग सिद्धांत के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण, चार्ल्स नियम के कारण या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें फॉलो होता है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जब कोई रेलगाड़ी पास आती है और वह सीटी मारती है तो उसकी आवृत्ति यानी कि उसकी आवाज़, तीक्ष्णता
बढ़ती जाती है तो यह घटना होती है डॉपलर प्रभाव के कारण। और डॉपलर प्रभाव आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के कारण यह घटना होती है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता होगा कि लोहा सबसे ज्यादा अधिकतम ध्वनि गति प्रदान करता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने? तो यदि हम आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यदि जो भी स्टूडेंट्स सी ऑप्शन मार रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि मैक्सवेल प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज करने वाले व्यक्ति थे। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 10 मिनट 33 सेकंड, 6 मिनट 55 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, 9 मिनट 8.8 सेकंड। तो यदि आपको ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें आप बता सकते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय सूर्य की रोशनी को लगता है। तो यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 16.6 सेकंड की, तो ये आंसर सही होगा कि 8 मिनट 16.6 सेकंड सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और बताना है पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यह होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है किस संवृत्ति के कारण है? तो यह कौन सी संवृत्ति है जिसमें तालाब के तल पर पड़ा हुआ पत्थर उच्च बिंदु यानी कि कुछ हमें ऊपर रखा हुआ नजर आता है, जब हम रियलिटी में उसको देखते हैं तो वह बहुत गहराई में होता है। तो यह संवृत्ति किस कारण होती है? तो प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो यहां पर यदि बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन जो है यही कारण है कि हमें तालाब में तल में पड़ा हुआ पत्थर भी कुछ उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण यह है हमें ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम में, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में की ओर जाती है तो जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वह क्या करती है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से सुनिएगा, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो विवर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन करती है या फिर परावर्तन करती है या अपवर्तन करती है? तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो देखिएगा संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक, क्रांतिक कोण से अधिक, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण है। ठीक है, और सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो वह किरण जो है वो क्या करेगी? वह किरण परावर्तन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय
आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण? तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यदि आप ऑप्शन की बात करें तो प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि प्रकीर्णन के द्वारा ही आसमान में लाल रंग दिखाई देता है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को मिरर में देखते हैं तो वह दर्पण कौन सा होता है? अवतल, समतल, उत्तल, समतल या फिर उत्तल? तो आपको बताना है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम बात करें ऑप्शन की तो यह उत्तल दर्पण होता है जो पिछले वाहन को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण आप इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है, 7 डिग्री कोण पर आनत है, उसके बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 60 डिग्री का आनत कोण है, कोई व्यक्ति उनके बीच खड़ा हुआ है, तो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 3, 4, 5 या फिर 6? तो उसको 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को जो 60 डिग्री पर आनत है उनके बीच खड़ा हुआ है तो उसे 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। नेक्स्ट है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं? अपसारी, बेतरतीब, समांतर या अभिसारी? तो यदि आप बात करें ऑप्शन की तो हम पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो ये कौन सी प्रकाश की किरणपुंज है? तो यह है समांतर प्रकाश की किरणपुंज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, पीला और नीला, श्वेत और काला, लाल और हरा? तो यहां पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन सही कौन सा है आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, वर्तुलाकार, अवतल, समान मोटाई का? तो यहां आपको बताना है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो यहां पर बात करें ऑप्शन की तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सही होगा। उत्तल लेंस कैमरे के लिए उपयोगी होता है। नेत्रवान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रवान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, रेटिना या फिर पूरी आंख? ये नेत्रदान है, इसको सही कर लीजिएगा, नेत्रदान। तो नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यदि आप आंसर की बात करें तो आंसर है आंख का कॉर्निया का हिस्सा। ठीक है, तो आंख के कॉर्निया को, दाता की आंख के ऐसे हिस्से को हम प्रतिरोपित करते हैं जो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के साइंस जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो चैनल पर अपलोड की जाएगी, बेल आइकन प्रेस करे हुए आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो आप सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे ही जीके क्वेश्चंस को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।